बेटी अभी सिर्फ 16 साल की हुई थी, लेकिन उसकी कमर में मुस्तकिल दर्द रहता था। मैं जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगती तो वो घबरा कर मना कर देती। मैंने परेशान होकर उसकी शादी का फैसला किया, लेकिन जिस लड़के का रिश्ता आया था उसकी माँ दाई थी। मेरी बेटी को देखते ही बोली, ये हामला है। मैंने उसी वक्त उसका चेकअप करवाया तो ये सच निकला, लेकिन डॉक्टर ने फौरन अल्ट्रासाउंड किया और जब बताया कि बेटी तो 12 साल की उम्र से ही हर रात। हमारे यहाँ सच बोलने का रवाज कम है और यही वजह है बहुत कम आप बीतियां पढ़ने सुनने वालों को मुतासिर करती हैं। दर हकीकत सच महसूस हो जाता है और झूठ के पर्दे में खुद को छुपाने वाले अयां हो जाते हैं। जो लोग समझते हैं कि बस हमारे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है जो उसको बदल कर रख देता है। कुछ ऐसी एक कहानी मेरी भी है। मेरा नाम नाइमा अशरफ है। मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है और मेरी उम्र 50 साल है। पर आज से 15 साल पहले मेरी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे बदल कर रख दिया। मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ऐसा जख्म दिया जिससे खून आज तक रसता है। कुछ लोग कहते हैं सब भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए, पर आगे बढ़ जाना आसान नहीं होता। जिस पर गुजरती है वही जानता है कि उस किस हाल में जी रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे जिनको मैं याद करना भी नहीं चाहती, पर जब हम पर बुरा वक्त आता है तो नसीब वालों को मददगार मिला करते हैं और हम इतने खुशकिस्मत नहीं थे। दोस्ती एक बहुत प्यारा और सच्चा रिश्ता है, पर कुछ लोग इसको मैला कर देते हैं। हम जिसके साथ मुखलिस होते हैं वही हमें तोड़ कर रख देता है और हमें तोड़ने वाले खुद बहुत सुकून से फिर रहे होते हैं, पर वो लोग भूल जाते हैं जिंदगी मकाफाते अमल है। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जाकर सजा जरूर मिलती है। मेरी बस एक दोस्त थी जिसका नाम सोनिया था। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया था, जिस पर मैं सबसे ज्यादा एतबार करती थी, जिसको हमेशा इज्जत दी, उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। और मेरी बेटी ने जो सच्चाई मुझे बताई, काश मेरी बेटी सब मुझे पहले बता देती। और मैंने उससे पूछा, तुमने ये सब क्यों किया मेरी बेटी के साथ? तुम्हें क्या मिला मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके? मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हें पनाह दी, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुम्हें अपनाया नहीं। मैंने फिर भी तुम्हारी मदद की, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी दोस्त हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। पर तुम तो आस्तीन का सांप निकले। अरे डायन भी एक घर छोड़ देती है और तुमने मुझे ही डस लिया। मेरी बेटी के साथ गलत करवाती रही, उसकी वीडियोस बनवाती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझसे नफरत थी। तुम एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद करती रही। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी इतने सालों की दोस्ती है, कम से कम जिस घर का नमक खा रही हो उसको हलाल तो कर दूं। पर तुम मेरी बेटी को ब्लैकमेल करती रही। मुझे मेरे शौहर ने कहा सोनिया को घर से निकाल दो, मुझे अच्छी नहीं लगती, और मुझे समझाता रहा, पर मेरी आंखों पर दोस्ती की पट्टी बंधी थी। तुमने ये सब क्या कर दिया? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी। मेरी दोस्त सोनिया, जिसके साथ मेरी कॉलेज के जमाने की दोस्ती थी, हमारे एक साथ एक दिन शादियां हुई थी, पर न जाने ऐसा क्या हुआ जो वो मुझसे इतनी नफरत करती थी, जिसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी दोस्त सोनिया और मैंने कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की। उसने फिर मुझे वो सब कुछ बताया जो मैं नहीं जानती थी। मेरी दोस्त सोनिया ने बताया कि वो 5 साल की थी जब उसके बाप ने उसकी माँ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी माँ के साथ खुश नहीं थे। वो कहते, तुम अनपढ़ गवार हो, मेरी माँ तुम पर तरस खाकर तुम्हें ब्याह कर लेकर आई है, पर मैं शहर का पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को मजीद खराब नहीं कर सकता। और अब्बा ने मेरी माँ को छोड़ दिया, वो भी तब जब मुझे अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और मेरी माँ मुझे लेकर ननिहाल आ गई, जहाँ कोई भी खुश नहीं था। मेरी नानी अम्मा ने कहा, तुम चाहती तो अपना घर बसा सकती थी, पर अफसोस तुम ये काम भी नहीं कर सकी। मेरी माँ ने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की थी, पर मेरा अनपढ़ होना मेरे शौहर के लिए अना का मसला था। वो कहता मैं उसके साथ उसके सर्कल में सरवाइव नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पहनने ओढ़ने किसी चीज का ढंग नहीं। पर मैं जानती हूँ जब से शादी हुई है वो हर रोज किसी और लड़की से फोन पर बात करता था। मेरे सामने वो उससे प्यार भरी बातें करता। मुझे तमीज और तहजीब सिखाने वाले के अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं फिर भी उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करती रही, पर सद अफसोस वो इस काबिल नहीं था। और अब जब 5 साल की बेटी हो गई तब उसको एहसास हुआ कि मैं अनपढ़ हूँ। पर असल बात यह है कि वो मुनाफिक है, बेवफा है, और जब शोहर बेवफा हो जाए तब उसको सीधे रास्ते पर आने वाला वक्त लेकर आता है। और बीवी तो इस बेवफा को माफ भी कर देती है, पर अगर ये सब कुछ माँ करती तो शायद मेरी लाश भी न मिलती। मेरी माँ रात रात भर रोती थी,
ननियाल में नानी, अम्मा, मामू, खाला सभी थे, पर मेरी माँ को कोई कबूल नहीं करता था, क्योंकि मेरी माँ सादा औरत थी जो दिल से सबका करती, सबके साथ मुखलिस थी, बगैर किसी सिले के सबकी खिदमत करती। उसके बाद कभी मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की, पर मैं अपनी माँ पर होते जुल्म को देखती थी। मेरे मामू ने मेरी माँ को एक काम वाली बना कर रख दिया। वो कहते, हम अपना खर्चा उठाएं या तुम्हारे और तुम्हारी बेटी का, हो सके तो इस बच्ची को इसके बाप को दे दो तो अच्छा होगा। मेरे मामू शुरू से वही करते थे जो इनकी बीवी कहती, पर अम्मा खामोश रहती। मैं बड़ी हो रही थी, स्कूल जाने लगी। मुझे बहुत अफसोस होता। मेरी माँ सारा दिन घर का काम करती और फिर हमें खाना भी बचा हुआ मिलता, और कभी किसी ईद पर हमें नए कपड़े नहीं मिले थे, हर बार उतरन मिली थी। मैं अब बच्ची तो नहीं रही थी, कभी किसी ने मुझसे प्यार का एक बोल नहीं बोला था। मैं मोहब्बत को तरस चुकी थी, और मैं देखती दूसरों के ननियाल वाले अपनी भांजी भांजियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, उन पर जान लुटाते हैं, पर मेरे ननियाल वाले तो जान लेने को आते थे। ननियाल में मेरे कजन भी थे जो सवाए मुझे काम वाली की बेटी के कुछ न जानते, और मैं कहती, शर्म करो, मैं तुम्हारी पुप्पो की बेटी हूँ, पर वो हर बार मुझे काम वाली पुकारते। मैं बहुत गुस्सा करती, अक्सर उनको मारने लग जाती, जिस पर मुमानी मेरी क्लास लेती, मुझे थप्पड़ मारती, और तब भी मेरी माँ खामोश बनी रहती, और मैं अपनी माँ के चेहरे को देखती और वो नजरें झुका लेती। काश मेरी माँ स्टैंड लेने वाली होती। अगर मेरी माँ ने बजाय इस घर की खिदमत करने के अपना हिस्सा मांगा होता, इनको याद दिलाया होता इस घर में उनका भी हिस्सा है, ये उनके बाप का घर है, और कृखत लहजे में बात की होती तो कोई कभी हमें कमतर न समझता। मेरी माँ हर रोज पैसे बचाती, इन चंद कागज के टुकड़ों को ऐसे संभाल कर रखती जैसे वो कोई खजाना हो। पर अम्मा कहती, तुम नहीं जानती, बाहर की दुनिया बहुत खराब है, शुक्र है हमें छत मिली हुई है। और मैं खामोश हो जाती। अक्सर मेरे खुद दिल नहीं करता था किसी से भी बात करने को, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ चुका था। ऐसा क्यों होता है, हम मोहब्बत के पीछे भागते हैं और मोहब्बत हमसे दूर भागती है। काश मुझे बाबा का प्यार मिला होता, वो कभी मुझे और मेरी माँ को ना छोड़ते। मेरे बाप ने कभी पलटकर मेरी खबर न ली थी। मेरी माँ से रिश्ता खत्म किया था, मुझसे तो आज भी उनका रिश्ता कायम था, पर वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मैंने अक्सर उनको आते जाते देखा था, और दिल हर बार खून के आंसू रोया करता, पर मेरे बाप का दिल कभी मुझसे मिलने को नहीं किया था। मैं बहुत टूट जाती थी, ना मेरी माँ के पास मेरे लिए वक्त होता और ना बाप के पास। बाप का होना ना होना तो एक बराबर था। अम्मा सारा दिन अपने मैके वालों की जी हजूरी करती, सिर्फ इसलिए कि वो कहती, अगर मेरे भाई ने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, बाहर की दुनिया तो खा जाएगी। वक्त गुजरता क्या, जब तुम मुझे मिली ना नाइमा, तो मैं कॉलेज में बिल्कुल तन्हा थी, किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते थे, पर तुमने मुझसे बात की। तुम्हारा मुझसे मुस्कुरा कर बात करना, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और पहली बार मैंने एक दोस्त बनाई। तुम्हारे और मेरे हालात अलग नहीं थे। तुम्हारे बाप ने बेटा न होने की वजह से तुम्हारी माँ को मेके भेज दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे बाप ने तलाक दी थी, पर तुम्हारी माँ सारी उम्र तुम्हारे बाप के नाम पर बैठी रही। तुम्हें हर रोज पेट भरकर खाना खाने को मिल जाता था, पर मुझे मुझे झूठ मिलती। वो जो खाना जो मेरे मामू के बच्चों ने छोड़ दिया होता, मैं फिर भी खाती रही, क्योंकि पेट की भूख सबकी माँ होती है। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, चाहकर भी अपने हालात नहीं बदल सकती थी। अपनी माँ को बहुत समझाती, पर वो कहती, बस कुछ साल इंतजार करो, तुम्हारी शादी होगी तो मेरी सब फिक्रें भी खत्म हो जाएंगी। पर शादी तो हर परेशानी का हल नहीं होता, और इन्हीं दिनों मेरी नानी का इंतकाल हो गया। मुझे तो शुरू से सबसे नफरत थी। नानी तो बस आखिरी दिनों में अपनी बेटी से माफी मांग ली थी। मैं तो इस औरत की नवासी थी, पर वो हक अदा करना भूल गई थी। मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया। रोना तो उनको आता है जिनके किसी इंसान के साथ एहसासात या जज्बात जुड़े हों, और मुझे तो कभी किसी ने मोहब्बत की नजर नहीं डाली थी। और नानी की वफात पर कुछ औरतों को मैं बहुत पसंद आई, और नानी के 40वें के बाद वो मेरा रिश्ता लेकर आ गए। मैं बहुत खुश थी कि चलो जान छूट जाएगी, पर बाद में पता चला कि इनके घर तो मेरी मुमानी ने अपनी बेटी दे दी है, और मेरे बारे में पता नहीं क्या कहा जो मुझे घूरती हुई चली गई। फिर बाद में पता चला मामू ने उनसे कहा कि वो अपनी भांजी को घर में रखेंगे, और मेरा कजन वो पढ़ रहा था, और मेरी माँ वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने रहेगी, और मैं गुस्से से आग बगोला हो रही थी। मुझे इस कैद में नहीं रहना था। पहले सारी उम्र मेरी माँ ने इनकी नौकरानी बनी रही, और अब मुझे भी कैद सुनाई जा रही थी। जब ईद पर मुमानी अपने बेटे को कह रही थी, तुम फिक्र मत करो,
तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहते हो। बस तुम्हारे बाप को अपनी भांजी से नई नई मोहब्बत जाग उठी है, वरना तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी तुम्हारे बाप को इन माँ बेटी की तरफ मुतवज्जा नहीं होने दिया। अब तुम्हारी फुफ्फो हैं तो क्या हुआ, अपना घर बसाती, वही अपने ससुराल रहती, क्या जरूरत थी शौहर से बहस करने की। अब देख लिया ना नतीजा। और वैसे भी तुम एक बार उसे शादी कर लो, फिर देखना मैं कैसे उस 2 टके की लड़की का जीना हराम करती हूँ। मैं रोना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर चुप रही, इसलिए क्योंकि मुझे तो खुद इस जहन्नुम से निकलना था। पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मुमानी साजिश कर रही थी कि बस एक बार शादी हो जाए। और फिर मैंने थक हार कर खुद अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वो मुझे देखती रही। मैंने कहा, माँ जी जी भर कर देख लें, शायद मेरे चेहरे पर मौजूद सवालों के जवाब आप मुझे दे सकें, क्योंकि अगर मैंने कोई सवाल किया, कुछ पूछा तो आप बात को टाल देंगे, अपने भाई की हमायत करेंगे, इस भाई की जिसने कभी आपको बहन का दर्जा नहीं दिया, हर बार वही किया जो इनकी बीवी कहती रही। और आपकी बहनें वो तो शादी करके ऐसे दूसरे मुल्क गईं कि कभी दोबारा बात करना भी मुनासिब नहीं समझा हमसे। हम गरीब हैं, हमारी कोई औकात नहीं, इसलिए हर बार हमारी तजलील कर दी जाती है। पर मैं आपके जैसी नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कल को मैं भी इस कैद खाने में बंद हो जाऊं, अपनी मर्जी से सांस ले सकूं। और मेरा बाप, इसको मैं सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। जो इंसान अपने फ्राइज भूल जाए, इस पर माफी भी हलाल नहीं होती। और रही बात मेरी, अगर किसी ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की या मुझे इस शादी पर मजबूर किया, तो आप भी जान लीजिएगा आपकी कोई बेटी नहीं थी। मुझे रोना भूल चुका था, बल्कि अब मैं रोती नहीं थी। मेरी कजिन की शादी वहीं तय हो गई जो लोग मेरे लिए रिश्ता लाए थे। उसने मुझसे मेरा नसीब छीना था और मैं उसके जहेज को आग लगा दी। कोई नहीं जानता था आग कैसे लगी, पर मैंने लगाई थी। और ये आग उस आग से कहीं ज्यादा कम थी जो कई सालों से मेरे अंदर चल रही थी। जहेज का पूरा सामान जल चुका था, किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका। मामू अपना सीना पकड़े बैठे थे और लड़के वाले भी अफसोस के लिए आए और कहा, आप दोबारा से जहेज बना लें, हम बारात लेकर फिर आ जाएंगे। हालांकि शादी में बस 4 दिन बाकी थे और सबको परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। दिन ऐसे गुजरते गए, मुमानी ने दोबारा जहेज बनाना शुरू कर दिया और इन शादी के दिन मैंने अपनी कजन का ब्राइडल ड्रेस काट दिया और तब भी किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। और इस दिन अपनी कजन को रोते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। शादी दोपहर की बजाय रात को कर दी गई और आखिरकार इसकी शादी हो गई। मैंने दोबारा कॉलेज आना शुरू कर दिया। तुम भी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि कॉलेज की फीस देनी थी और तुम्हारी अम्मी और बहनों से फीस का इंतजाम नहीं हो रहा था। जब वहाँ हमारे सर की जगह एक नया लड़का हमें पढ़ाने के लिए आया, वो चंद माह के लिए आया था, पर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मुझे क्या, वहाँ सब लड़कियों को वो बहुत अच्छा लगता था। उसकी ड्रेसिंग, उसका पैसा, सब बोलता था। और जिस इंसान के पास पैसा हो, फिर उसकी शक्ल कौन देखता है। पर उस नए प्रोफेसर में सब कुछ था। वो बहुत खूबसूरत था और पैसे वाला भी था। उसकी अपनी छोटी बहन हमारे साथ पढ़ती थी और मैंने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो अपने भाई से बहुत मुख्तलिफ और गरूर वाली थी। तुमने कॉलेज आकर मुझे बताया, अब तुम कॉलेज नहीं आया करोगी क्योंकि अब फीस जमा नहीं हो सकती। और मुझे कोई फिक्र थी नहीं, क्योंकि मैं तो किसी से मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। और जब मोहब्बत में इंसान मुब्तला हो जाए तो दोस्तों को भी भूल जाता है। और मैं तो शुरू से बहुत खुदगर्ज थी। पर उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा जब हमारे प्रोफेसर ने तुम्हें खुद रोककर तुमसे बात की और फिर तुम्हें कॉलेज आने का कहा, क्योंकि तुम बहुत ज़हीन थी और उसने तुम्हारी फीस भी जमा करवा दी। और अक्सर तुम्हें उससे हंसता और बात करता देखती, पर तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ नहीं था। इसी दौरान तुम पास हो गई और मैं फेल हो गई और अम्मा ने मेरा रिश्ता एक जगह तय कर दिया। और वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक प्राइवेट जॉब करता था, इसके अपने घर के हालात बहुत खराब थे और मुझे तो किसी पैसे वाले से शादी करना थी। और सर शहजाद का ख्याल आते मैंने उस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। तो अम्मा कहती, तुम्हें हो क्या गया है। और मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन था, सर शहजाद ने तुम्हें पास किया होगा। पर जब तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखा तो यकीन हुआ तुम शुरू से बहुत ज़हीन थी, हमेशा स्कूल से कॉलेज तक पोजीशन हासिल की। तुम्हें लगता मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी हर बात डिस्कस करती। पर मैं अंदर ही अंदर तुमसे हसद करने लगी थी। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर खुश शक्ल थी और तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। हालांकि तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी और तुम्हारी जहानत पर पूरे कॉलेज में मशहूर थी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, बस मेरे पास तुम्हारी तरह का ज़हीन दिमाग नहीं था। और जब मैं फेल हुई, तुमने तब भी मुझसे दोस्ती खत्म नहीं की और फिर सर शहजाद भी कॉलेज से चले गए, क्योंकि वो बस 6 माह के लिए कॉलेज में आए थे।
किसी सर की वजह से, और वो बस अपना शौक पूरा कर रहे थे। वो तो किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे और मैं इसको कभी भूल नहीं सकी। तुम्हारी बहनों की शादियां हो गई और जब तुम्हारा रिश्ता भी तय हो गया, पर तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। और मेरी शादी भी अम्मा ने अपनी मर्जी से कर दी। मेरे शौहर ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। हमारी शादी एक दिन हुई। सबने कहा कि बहुत गहरी दोस्ती है नाइमा और सोनिया की, पर कौन जानता था तुमने तो मुझसे मेरी पहली मोहब्बत को छीन लिया, मुझसे शहजाद को छीन लिया। तुमने एक बार भी मुझसे जिक्र नहीं किया कि शहजाद तुमसे मोहब्बत करता है, और तुम कॉलेज से पहले इसको जानती थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरी शादी हो चुकी थी, मैं अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहती थी, पर मेरी नंदे और सास वो मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी, मुझ पर हुक्म चलाती थी। वो कहती हमारा इकलौता बेटा है और इसको तुम्हारे काबू में नहीं रहने देंगे। वो किसी पीर से तावीज लाती और मेरे शौहर को घोल घोल के पिलाती, और कभी इसके तकिए में तावीज रखकर सलाई कर रही होती। मुझे इनकी जहालत पर हंसी आती। मैं अपने शौहर को सब कुछ बताया तो उसने मेरा यकीन नहीं किया। कहने लगा, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी जाहलों वाली बातें करती हो, और खबरदार जो मेरी माँ और बहन के खिलाफ कुछ कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं खामोश हो गई। और फिर मैं तुमसे मिलने लगी तो देखा तुम अपने शौहर के साथ बहुत खुश थे। तुम दोनों किसी बात पर हंस रहे थे और मैं तुम दोनों के पास बैठी अपने नसीब को कोस रही थी। मुझसे तुम दोनों का हंसना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और फिर तुमने बताया कि तुम माँ बनने वाली हो तो मेरे तन बदन में आग लग गई, और मैंने सोच लिया मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। मेरा शौहर वो अब अपनी माँ की बातें मानता, और मैं जो इतनी खूबसूरत थी, जिसको किसी महल में होना चाहिए था, वहाँ तुम थी नाइमा, और मैं एक झोंपड़ी में थी जहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। और मेरा शौहर वो अब मुझ पर हाथ उठाने लगा। तुम कई बार मुझसे मिलने आती, मेरी माली मदद भी करती, मेरे शौहर को भी समझाती, पर मुझे तुम्हारी जगह लेनी थी। और फिर आए रोज मेरे घर झगड़ा होने लगा। मेरा शौहर मेरे खर्चे नहीं उठा सकता था, उल्टा कहता खुद कोई नौकरी ढूंढ लो। मैं तुम्हारे फजूल के खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तब इन दिनों तुमने एक बेटी को जन्म दिया और एक बहुत बड़ा जश्न मनाया, और मैं दिल में सोचने लगी, बेटी के पैदा होने पर कोई इतना खुश होता है और इतना पैसा खर्च करता है। तुम खूबसूरत नहीं थी, फिर भी तुम्हें इतना पैसे वाला शौहर मिला, और मैं जो इतनी खूबसूरत थी, जिसके पीछे कई लड़के मरते थे, उसको क्या मिला? एक मामूली सी नौकरी करने वाला शख्स। और वक्त गुजरता गया, मेरी औलाद नहीं हो सकी क्योंकि मुझे खुद औलाद नहीं चाहिए थी। और एक दिन तुम्हारे घर आई तो मैंने सुना तुम दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, और मैं जानती थी तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी, क्योंकि तुम्हारी पहली बेटी की पैदाइश के बाद मैंने तुम्हें ऐसी दवाई दी थी जिससे तुम्हारा दूसरा हमल जाया हो गया और तुम्हें खबर नहीं हुई थी। मुझे लगा तुम्हें तुम्हारा शौहर छोड़ देगा, या फिर तुमसे कहेगा कि वो औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहता है, पर ऐसा नहीं हुआ। वो कहता है इसकी बेटी उसके लिए सब कुछ है और मजीद औलाद की कोई चाह नहीं। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था और मैं घर वापस आ गई। पर जब घर आई तो एक नया तमाशा खड़ा था। मेरे शौहर ने अपनी कुलीग से शादी कर ली और उसको घर ले आया। मैं जो तुम्हारा घर बर्बाद करने चली थी, मेरा अपना हो गया। मेरे साथ वही कुछ हुआ जो मेरी माँ के साथ हुआ था। हम माँ बेटी का नसीब एक जैसा था। मेरे शौहर ने कहा मैं इसको कभी कोई सुख नहीं दे सकती। वो कहता मैंने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया है, जबकि उसने कभी मेरा कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। उसको एक सादा और घरेलू बीवी चाहिए थी, और मैं तो अपने सभी शौक पूरे करना चाहती थी, और मुझे उसने तलाक दे दी। बल्कि मैंने खुद ऐसे हालात पैदा किए ताकि वो मुझे तलाक दे, और मैं अपनी माँ के पास नहीं गई थी। शादी के 6-7 साल बाद मुझे तलाक हो गई और मैं तुम्हारे पास आ गई। तुमसे हर बार झूठ बोला, तुमसे कहा मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि उसको मैं अच्छी नहीं लगती। वो पहले किसी लड़की को पसंद करता था, और अपनी माँ का भी झूठ बोल दिया कि वो मुझे ताने मारती थी और मेरी शादी दोबारा से एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ करना चाहती थी। तुमने मुझे हमेशा के लिए अपने घर में रख लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर कब्जा करने लगी और तुम्हारी बेटी को अपने करीब करने लगी, और बार बार तुम्हारे शौहर को एहसास दिलाती उसका एक बेटा भी होना चाहिए, पर वो मुझे नजरअंदाज कर देता और तुमसे कहता इसको घर से निकाल दो। वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था और तुम्हें सच नहीं बताता था। उसने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, कॉलेज में भी और अब घर में भी आकर। और मैं सोचती कोई शख्स अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत, इतनी वफा कैसे कर सकता है कि वो अपनी बीवी को धोखा तक नहीं दे सकता। और फिर मैं तुम्हें कहने लगी कि अपने शौहर की दूसरी शादी कर दो ताकि मजीद औलाद न हो, और तुम कहती मेरा इलाज चल रहा है, मैं फिर से माँ बन सकती हूँ, पर मैं अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के हवाले नहीं कर सकती। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। 13-14 साल का अरसा कम नहीं होता और मुझे अपना हर रास्ता बंद नजर आने लगा।
میں نے بہت کوشش کی کسی طرح شہزاد مجھے مل جائے، میرے لیے مان جائے، پر وہ مجھ سے کتراتا، کہتا میری اصلیت نائمہ کو پتہ چل گئی تو اپنا حشر بھی سوچ لینا۔ اور پھر میں نے ایک اور پلان بنایا، تم لوگوں کو برباد کرنے کا۔ مجھے ہر کسی نے ٹھکرایا، ہر بار میری خواہش کو رد کر دیا جاتا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں ٹھکرائی گئی، مجھ سے سب برداشت نہیں ہوتا تھا، دوسروں کو خوش دیکھ کر مجھے آگ لگ جاتی تھی۔ پھر میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا جس میں تم لوگوں کی جان بستی تھی، وہ جوان ہو رہی تھی اور میں اس کے ذہن میں پیار محبت کی باتیں ڈالنے لگی، اس کو سمجھاتی یہی عمر ہوتی ہے سب کچھ کرنے کی۔ اور پھر ایک دن میں نے ایک لڑکے کو پیسے دے کر تمہاری بیٹی کے پیچھے لگا دیا۔ وہ 16 سال کی تھی اور یہ عمر تو ہوتی ہی ایسی ہے جب ہر بھلی چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور میں اس کو ڈرگز دینے لگی، جس سے اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور تم سب کو ذرا شک نہیں ہونے دیا، تم اپنی پارٹیز، اپنی جاب میں مصروف ہوتی اور شام کو واپس آتی، اور تم نہیں جانتی تھی تمہاری بیٹی نے اس لڑکے کے ساتھ رات گزار لی۔ وہ نشے کی عادی ہو چکی تھی، اس کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر مجھے بہت خوشی مل رہی تھی کیونکہ اب سب کچھ میرا ہو جائے گا اور تم مجبوراً اپنے شوہر کی شادی میرے ساتھ کر دو گی۔ پر تم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کی شادی کا سوچ لیا اور ڈاکٹر سے تمہیں سب کچھ بتا دیا کہ تمہاری بیٹی حاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہر روز برا ہوتا رہا اور میں اس کی ویڈیوز بناتی رہی تاکہ تم سب کو بلیک میل کر سکوں، اور وہ ڈرتی تھی کہیں اگر تم سب کو پتہ چل گیا تو نہ جانے تم کیا کرو۔ اور وہ بے قصور تھی، معصوم تھی، مجھے خالہ کہتی تھی، میری عزت کرتی تھی، پر پچھلے 5 سال سے میں اس گھر میں تھی اور میں اس کو اپنے قریب کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے کچے ذہن میں غلط باتیں بھر دی، وہ پڑھائی چھوڑ کر موبائل پر لگی رہتی اور آخر اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ تمہیں لگا میں بہت اچھی ہوں، تمہارے گھر کا خیال رکھتی ہوں، پر میں نے تم سب سے بدلہ لے لیا۔ تمہارے شوہر نے مجھ سے کہا میں اندر سے بہت بدصورت ہوں، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں آج بھی تم سب کو کچھ نہ بتاتی، پر ہائے قسمت میری، مجھے برین ٹیومر ہے، ڈاکٹر نے کہا میرے پاس بس کچھ ماہ باقی ہیں۔ اب جب میں نے سب کچھ حاصل کر لیا تو دیکھو میں مرنے جا رہی ہوں، میں مر جاؤں گی اور تم سب خوش رہو گے۔ میری دوست سونیا، وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتا کر ہنسنے لگی تھی اور مجھے اس سے شدید نفرت ہونے لگی۔ میرے شوہر نے سب کچھ سن لیا تھا اور اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے وہ پاگل ہو گئی۔ اس کو برین ٹیومر تھا، ڈاکٹر نے کہا وہ مرنے والی ہے، پر کئی سال گزر گئے، وہ مری نہیں بلکہ اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ آج میں پاکستان جاتی ہوں تو اس کو اکثر سڑک پر بھٹکتا دیکھتی ہوں، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں اور میں نے تو اس کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا تھا، پر حسد کی آگ نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ سب کچھ بھول گئی۔ میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں ایک ماں ہوں اور میری بیٹی جس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس سے وہ بچ تو گئی پر وہ ناپاک وجود ختم ہو گیا جو اس کے اندر پل رہا تھا، اور میں اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک کو چھوڑ دیا۔ میری بیٹی کا 4 سال تک علاج چلتا رہا، وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی، ڈپریشن میں جا چکی تھی، کئی بار اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، پر پھر اس کو ایک چاہنے والا شخص ملا جس کے ساتھ آج وہ بہت خوش ہے، پر وہ دل سے کبھی مسکرائی نہیں، پر اس کو اپنے گھر میں آباد دیکھ کر میرے دل کو ذرا سکون ملتا ہے۔ وہ والدین جو دونوں ملازمت پیشہ ہیں، ان کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، وہ کبھی کسی رشتے پر بھی اپنی اولاد کے معاملے میں اعتبار نہ کریں۔ کچھ آستین کے سانپ ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، وہ کس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے کیسے دوست ہیں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں، ان کے دوست بنیں، تاکہ کبھی کوئی تیسرا آپ کے بچوں کی زندگی کو برباد نہ کر سکے۔